एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं आज आप सबों के लिए एक नई वीडियो सीरीज के साथ मौजूद हूं। तो आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी। और ये जो ज्योग्राफी है ये क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहले हम लोग 6 के ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, फिर 7th, फिर 8 और ऐसे करते करते आगे एनसीईआरटी के सभी ज्योग्राफी बुक्स के सॉल्यूशन को मैं आप सबों के सामने रखने वाला हूँ। इस सभी वीडियोस जो आने वाले हैं इसकी क्या खासियत है मैं पहले आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे ही चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ जो बुक्स है अगर उसमें कोई क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है एनसीईआरटी का तो उन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम क्या करेंगे आपके सामने सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और ये पूरा ही वीडियो जो है वो पूरी तरह से हिंदी में होने वाला है। तो अगर आप एक बेहतर एनसीईआरटी सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये पूरा वीडियो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं आपके सामने बुक का चैप्टर ओपन करके आपको समझाऊंगा और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करूंगा डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आप बुक्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी की बुक जो है वो बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैप्टर्स जो है वो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और दूसरा बात है कि अगर आप क्लास 6 में हैं और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियोस देख रहे हैं तो आप स्किप करके सीधा वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए अब आते हैं हम लोग सीधे पीडीएफ पर और हम लोग पढ़ते हैं इस पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम लोग पीडीएफ पर आ चुके हैं और पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं पहले उस की पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझेंगे कि सौरमंडल होता क्या है, और दूसरा यहाँ पर पूर्णिमा अमावस्या जैसे शब्द दिए गए हैं, पहले ये चीज समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तारा क्या होता है और ग्रह क्या होता है, इन सभी चीजों को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नक्षत्र मंडल लिखा हुआ है, इन सभी चीजों को देखेंगे। फिर ध्रुव तारा की स्थिति को भी हम लोग देखेंगे कि ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है। और अंत में जाकर के हम लोग यह भी समझेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, यह ग्रह क्या होता है। ग्रहों को और इनकी कुछ मुख्य बातों को हम लोग समझेंगे कि इनको एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का कितना समय लगता है, ये सारी चीजें भी विशेष रूप से समझेंगे। तो अंत में यहाँ पर सौरमंडल में आ जाएंगे। ये सारा पॉइंट्स देने के बाद यहाँ पर सौरमंडल का एक परिभाषा सामान्य रूप से लिखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य। तो हम लोग सूर्य के विषय में भी 5-6 पॉइंट्स दिया गया किताब में, उसको भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग ग्रह को देखेंगे कि ग्रह क्या होता है, ग्रह की क्या खासियत है और हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी के विषय में स्पेशल रूप से पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग चंद्रमा के विषय में पढ़ लेंगे, चूंकि चंद्रमा जो है वो क्या है, एक प्रकार का सैटेलाइट है। तो यह भी हम देखेंगे कि चंद्रमा कैसे काम करता है और इसकी क्या खासियत है। अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हमारे सामने 2 और पॉइंट्स रह जाएंगे पढ़ने के लिए। पहला जो है क्षुद्र ग्रह और दूसरा जो है वह उल्का पिंड रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह खत्म नहीं होगा, इसके बाद हमें यह भी समझना कि आकाश गंगा क्या होता है और दूसरा है ब्रह्मांड क्या होता है। ये सारी चीजें जब हम समझ जाएंगे तब हमारा जो सौरमंडल है वह खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई नई बुक लेते हैं या इंग्लिश मीडियम का कोई बुक लेते हैं तो ब्रह्मांड और जो आकाश गंगा है इसके विषय में चैप्टर की शुरुआत में दिया गया है, और इस वाले जो किताब है इस वाले में इसके विषय में लास्ट में दिया गया। हालांकि सारे बुक्स में आपको ये सारी जानकारियां तो मिल ही जाएगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके शुरू से पढ़ते हैं और इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले सौरमंडल। तो पहले देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो हमें बहुत सारा चीज देखने आकाश में मिलता है। बहुत सारी छोटी छोटी चमकदार चीजें आकाश में हमें देखने को मिलती है जो बिल्कुल वस्तु जैसा दिखता है, और इससे पूरा आकाश जो है वो क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसे हम लोग तारे कहते हैं। क्या कहते हैं, तारे कहते हैं, ठीक है। और ये मुख्य रूप से आकाश में जो भी चीजें दिखता है वो तारे हम लोग कह देते हैं, और ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि ये चमकता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि इसमें कुछ ही ऐसे जो है टिमटिमा रहे हैं, बाकी कोई भी टिमटिमा नहीं रहा है। तो जैसे कि अगर आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है बिल्कुल भी टिमटिमाता नहीं है, वो एक समान जो है वह चमकते रहते हैं। तो कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ नहीं भी टिमटिमाते हैं। और यही सारा चीज हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आकाश में देखने को मिलता है, यानी कि रात्रि में आसमान में देखने को मिलता है। दिन में सूरज की रोशनी आने के कारण हमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलता है।
अब 2 पॉइंट सबसे पहले हमारी किताब में दिया गया है। पहली जो चीजें हैं वह है पूर्णिमा है और दूसरी जो चीजें हैं वो क्या है, अमावस्या है। तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो देखिए, जो चंद्रमा है वह लगभग प्रतिदिन हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इसे देखेंगे तो इसका जो आकार है वो अलग अलग होता है। तो हम लिखेंगे कि अलग अलग समय पर जो आकार है वह क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो ये किसकी खासियत है, चंद्रमा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग समय में इसका आकार क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है, और अलग अलग समय में इसकी स्थिति भी क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप चंद्रमा को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हो सकता है कि चंद्रमा आपको यहाँ पर पहली 15 तारीख को यहाँ पर दिखाई दिया और दूसरे महीना के 15 तारीख में आपको चंद्रमा यहाँ पर दिखाई दे। तो इसकी स्थिति भी क्या होती है, बदलती रहती है समय के अनुसार। इसे थोड़ा ज्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन हाँ, चंद्रमा की स्थिति भी देखने को मिलती है अलग अलग, और साथ ही साथ इसका आकार भी क्या होता है, छोटा बड़ा होते रहता है। तो एक यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। तो वो क्या पॉइंट है, देखिए मैं 2 कलर का यूज कर रहा हूं और ताकि आप समझ सके, मेरे ख्याल से ये कलर भी आपको दिखाई देगा। तो लिखेंगे कि जो पूर्ण चंद्रमा का मतलब होता है पूरा चंद्रमा जो दिखाई देता है। पूरा चंद्रमा लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा चंद्रमा है ये आपको कब दिखाई देगा, 1 महीने में केवल एक बार ही दिखाई देता है। और यह जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बात आप याद रखिएगा, पूर्णिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो चंद्रमा है पूरी तरह से हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, जो चंद्रमा है वह क्या होता है, पूरा दिखाई देगा। जब आपको पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा तो हम इसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। उसी प्रकार से जब 15 दिन के बाद का जो समय होता है तो इसमें क्या होता है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि है। ये पूर्ण चंद्रमा था और ये कौन सी चंद्रमा है, ये नए चंद्रमा की रात्रि है। और नए चंद्रमा की रात्रि को ही हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। हम दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, आप इसे यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ से हम समझते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पूर्णिमा है उसे इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। तो ये कौन सी स्थिति है, पूर्णिमा की स्थिति है। और यहाँ पर जो स्थिति आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अमावस्या की स्थिति है, अमावस्या की स्थिति है। तो ये 2 स्थिति हमारे पास, एक है पूर्णिमा और दूसरी कौन है, अमावस्या। अब ये होता कैसे आप ये समझिए। यहाँ पर आप देखिए अपना पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है पीले रंगों में, ये सूर्य है और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी भी विज्ञान जानते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि हम कोई वस्तु तभी देख पाते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस स्थिति में देखते हैं, अगर इसको नंबर 1 कहते हैं, तो पहली स्थिति में हो रहा है कि चंद्रमा के केवल कुछ ही भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें थोड़ा सा ही भाग दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये दूसरी स्थिति पर आते हैं तो चंद्रमा के लगभग आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है, इसलिए हमें चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब चंद्रमा इस स्थिति पर आ जाता है तो यहाँ पर भी हमें क्या होता है, चंद्रमा का थोड़ा अधिक भाग दिखाई देता है। और इस प्रकार से चंद्रमा धीरे धीरे क्या हो जाता है, चंद्रमा पर पूरी तरह से लाइट पड़ जाता है जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है। और इस परिस्थिति में चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, क्योंकि पूरे चंद्रमा पर इस बार लाइट पड़ता है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा, चूंकि चंद्रमा उस दिन पूरी तरह से लाइट पड़ता है, चमकता है, इसलिए पूर्णिमा की रात्रि में थोड़ा सा उजाला रहता है। ओके, तो आप अगर पूर्णिमा की रात्रि को पहचानना चाहते हैं तो पूर्णिमा में उतना अंधेरा नहीं रहता है। अब धीरे धीरे वही स्थिति रिपीट होती है और ये क्या होता है, यहाँ से आकर के फिर ये आकर के अमावस्या में क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि अब जो है चंद्रमा वह फिर से पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसकी आकार जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब पूरे चंद्रमा पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और जब प्रकाश नहीं पड़ता है तो हमें ये चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि चंद्रमा जो है आपको दिखाई दे जाएगा अगर आकाश पूरी तरह से क्या रहेगा, साफ रहेगा। और ये जो अमावस्या है इसे इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूर्णिमा और अमावस्या क्या है समझ में आ गया होगा। और 2-3 बातें और हम लोग समझ लेते हैं। पहला बात ये है कि ये जो पूर्णिमा है, अब इसको दिन में काउंट करते हैं, यहाँ पर क्या है, अमावस्या है। तो अगर एक बार अमावस्या आया तो फिर से अमावस्या आने में कितना समय लगेगा, फिर से अमावस्या आने में 30 दिन का समय लगेगा। उसी प्रकार से अगर एक बार पूर्णिमा आया तो अगला फिर से पूर्णिमा आने में कितना दिन का समय लगेगा,
30 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर अमावस्या में हम मौजूद हैं तो अमावस्या से पूर्णिमा आने में कितना समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा। और यही हमारे किताब में लिखा हुआ है कि अमावस्या के 15 दिनों के बाद आप पूरा चंद्रमा देख सकते हैं, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। और अगर हम पूर्णिमा पर मौजूद हैं तो पूर्णिमा से अमावस्या आने में फिर से कितना दिन का समय लगेगा? मात्र हमें 15 दिन का समय लगेगा। इसलिए हमारे किताब में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप किस में मौजूद हैं? पूर्णिमा पर मौजूद हैं, तो पूर्णिमा से अमावस्या आने में कितना समय लगता है? 15 दिन का समय लगता है। तो अगर आप ये चीज समझ गए तो आइए अब हम लोग किताब पर आते हैं और बाकी चीजों को समझते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या समझ चुके हैं। अब आइए अगला जो पॉइंट है खगोलीय पिंड को समझते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर दिन के समय में क्या होता है, ये चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और ना ही हमें जो है बाकी जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देता है। इसका कारण यहाँ पर पूछा गया क्यों नहीं देख पाते हैं, तो इसका कारण वही है कि जो सूर्य होता है, आप अगर ये सवाल आता है या कोई बच्चे पूछते हैं तो आप इसे बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण बहुत ही तेजी से चमकता है, जिसके चलते वो छोटी छोटी चमकती हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है और जिसे हम केवल और केवल कब देख पाते हैं? रात के समय देख पाते हैं। अब सूर्य कहे या चंद्रमा कहें या वो सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सूर्य, चंद्रमा और आकाश में लाखों करोड़ों जो पिंड है को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड में हमें दो चीज जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है वह है तारा, और दूसरा जो चीज देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रह। तो आइए हम तारा और ग्रह को पहले समझ लेते हैं। तारा क्या होता है इसको आप पॉइंट करके जरूर लिखिएगा कि तारा आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, कुछ खगोलीय पिंड जो है आकार में बड़े, ओके ना, बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि जो तारा होता है वह आकार में ग्रहों से थोड़े बड़े होते हैं और साथ ही साथ यह क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। तो ये अगला पॉइंट होगा कि तारे किससे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं। चूंकि इनके पास बहुत ज्यादा गर्मी है, ये गैस से बने हैं, आकार भी बड़ा है, साथ ही साथ इसके पास ऊष्मा जो है खुद का होता है। खुद का इसके पास ऊष्मा था। क्या पृथ्वी के पास खुद का ऊष्मा है? जी नहीं। जो पृथ्वी है ये अपना सारा ऊर्जा और ऊष्मा अपने सबसे नजदीकी तारा सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य के पास बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ऊष्मा है और ऊर्जा है, और वही सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है और उसी सूर्य का प्रकाश हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो तारे के पास खुद का ऊष्मा होता है और साथ ही साथ तारों के पास खुद का प्रकाश भी होता है, जिससे वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते रहते हैं या उत्सर्जित करते हैं। और इन प्रकार के खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सूर्य भी एक तरह का क्या है? तारा है। तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सूर्य क्या है, तो आप लिखिएगा सूर्य एक प्रकार क्या है? तारा है, क्योंकि सूर्य भी ऊर्जा निकालती है, गर्मी निकालती है और वे बहुत ही तेज प्रकाश निकालता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए तारों के विषय में। अब देखिए, कुछ तारे जो हमें आसमान में तारे दिखते हैं, क्या वह भी सूर्य के इतने बड़े हैं? हाँ। और अगर सूर्य के इतने बड़े हैं तो वो हमें इतनी गर्मी, इतनी ऊष्मा क्यों नहीं देते हैं? तो इसका एग्जैक्ट और सेम कारण ये है कि वो हमसे बहुत दूर है। सूर्य के मुकाबले वो हमसे इतना दूर है कि उनसे आने वाली प्रकाश, उनसे आने वाली गर्मी का हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए हम लोग कुछ नक्षत्र मंडल के विषय में पढ़ते हैं। तो आगे के पॉइंट में वही लिखा गया है कि जो आसमान में रात को हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो सूर्य के समान ही है, मतलब सभी तारे जो है वो किसके समान है? सूर्य के समान है, लेकिन हमें उनसे गर्मी का महसूस नहीं होता है। क्या कारण है? तो इसका कारण वही है कि वे क्या है? बहुत ही अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं और साथ ही साथ वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इसी के कारण हम लोगों को इसकी ऊष्मा और प्रकाश क्या होता है? महसूस नहीं कर पाते। तो ये सवाल का जवाब भी हम लोग यहाँ लिख लिए। अब आइए थोड़े पॉइंट्स में आगे जाते हैं और अगला पढ़ते हैं नक्षत्र मंडल के विषय में। तो देखिए, अगर आप रात को आसमान देखते हैं तो आसमान में आपको कुछ ऐसे तारों का समूह दिखाई देगा। तो रात को अगर आप देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग प्रकार की जो है आकृतियां बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, यह नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? आपको एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये 3 गो तारा, आप इसे इस तरह मिला दीजिए, तीनों तारा मिल गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 और तारे हैं जो आपस में मिल सकते हैं। 1 2 3
4। और इस तरह से आप देख सकते हैं कोई एक आकृति का निर्माण करता है, और ऐसे जब आकृति का निर्माण करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तारे दिखाया गया है जो क्या कर रहा है, एक आकृति का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रकार की जब आकृति का निर्माण करता है तो ऐसे तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओके, तो नक्षत्र मंडल के बाद आगे पॉइंट्स में बढ़ते हैं। अब कुछ नक्षत्र मंडल का हमारी किताब में एग्जाम्पल्स भी दिया गया, जैसे कि आरसा मेजर या फिर हम इसे कहते हैं बिग बियर, तो ये भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब कुछ और भी ऐसे जो हैं जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं उनका नाम लिख देते हैं, जैसे सप्तऋषि, ये भी क्या है, नक्षत्र मंडल है। सप्त का मतलब होता है सात, सात ऋषि यानी ऋषि संत जानते हैं। और दूसरा लिखा गया है कि यह तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल आर्स मेजर का भाग है। जो किसका है, आर्स मेजर का क्या है, भाग है। यहाँ पर देखिए ये वाला ही सप्तऋषि है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तारों का समूह, और ऐसे करके बहुत सारा जब बन जाता है तो हम उसे बिग बियर कहते हैं, बिग बियर का निर्माण करते हैं। अब ध्रुव तारा के विषय हम जानते हैं थोड़ा सा। तो ध्रुव तारा जो है वे उत्तर में दिखाई देता है और इसे हम कभी कभी उत्तर का भी तारा कहते हैं। तो प्राचीन समय में जब लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे तो वो उत्तरी दिशा को बताते थे, और इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो अगर आप उत्तर दिशा में देखिएगा तो ये दो तारों के बीच अगर सेंटर मिलाएगा तो आपको एक और तारा जो है ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव हमेशा किस स्थिति में रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एक सप्तऋषि, ये क्या है, सप्तऋषि है। ऐसा समूह आप आसमान में देखिएगा जहाँ पर 7 तारे आपस में मिलेंगे। उनके 2 लास्ट वाले तारे को आप क्या कीजिएगा, अपनी आंखों के सेंटर में मिलाइएगा, और सेंटर में जो आपको चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वही तारा क्या है, ध्रुव तारा है। और इस प्रकार से हम ध्रुव तारा को समझ सकते हैं। तो क्या देखे, हम ध्रुव तारा देख लिए यानी कि तारों को देख लिए, और कुछ सप्तऋषि को देख लिए। अब हमें पढ़ना है ग्रह के विषय में। तो जो ग्रह होते हैं वो तारों के बिल्कुल ही क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो तारों के उल्टे कैसे होंगे, आइए देखते हैं। तो हमने क्या बताया था तारों में कि तारों के पास खुद का प्रकाश होता है एवं खुद का क्या होता है, ऊष्मा होता है। यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर ग्रह की परिभाषा लिखा है, और आप इसे लिख सकते हैं कॉपी में कि ग्रह किसे कहते हैं। ओके, अब जो ग्रह है उसका इंग्लिश क्या होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अब प्लेनेट क्यों कहते हैं, इसका कारण देखिए। तो प्लेनेट जो है ना, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट, ठीक है, सॉरी प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, और इसीलिए हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। तो जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्यों भैया जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना पूरा प्रकाश खुद इसके पास है क्या, नहीं, एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, सूर्य से यानी कि तारों से प्राप्त करता है। और जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। तो अगर आप इसे बहुत दूर से देखिएगा, जैसे कि अगर आप चंद्रमा पर चले गए तो यह आपको चमकता हुआ प्रतीत होगा। कौन, पृथ्वी, अपना पृथ्वी। ग्रह के विषय में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आसमान में चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब होता है कि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी दुनिया में मौजूद है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को मिला करके कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि पृथ्वी के जैसा कितना है, 7 और है। तो पृथ्वी को मिला कुल कितने ग्रह हो गए, 8। और यह भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो आइए उन 8 ग्रहों को देखते हैं और उनकी कुछ विशेषताओं के विषय में जानते हैं। तो इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि उन 8 ग्रहों के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इसे आप केंद्र मान लीजिए, और ये अपना सूर्य है, और सूर्य से ही सारे ग्रहों को क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है।
तो पहले हम आपको सभी ग्रहों के नाम बता देते हैं। सबसे पहला जो है वह बुध ग्रह है, इसे इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है शुक्र ग्रह है, इसे इंग्लिश में वेनस कहते हैं। फिर अगला ग्रह अपना पृथ्वी है और पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। और इसके बाद बीच में जो है क्षुद्र ग्रह मिलता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है ये आपको बता देंगे। क्षुद्र ग्रह की पट्टी, इंग्लिश में इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और बृहस्पति आप देख सकते हैं, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। और बृहस्पति के बाद शनि ग्रह जिसे सैटर्न कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर यूरेनस को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। और फिर यहाँ नेपच्यून है। ओके, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर क्या है, तो नंबर के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दूरी दिया गया है और यहाँ पर मिलियंस में दिया गया है। और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना लिखा गया है, तो लिखा हुआ है 150। तो 150 क्या है, यहाँ पर गणित बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 150 और इसको गुना करेंगे 10 लाख से कि अलग अलग जो है कितनी दूरी पर है। यहाँ मिलियंस में बता देते हैं तो कितना दूर पर है। देखिए शुक्र ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह 108 जो है मिलियंस किलोमीटर दूर है। और बुध ग्रह जो है वह कितना है, 58 मिलियन किलोमीटर है। अभी आपको दूरी जो है आप इसे आसानी से देख करके निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। मंगल ग्रह कितना लिखा है, 288 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है और एस्ट्रॉयड बेल्ट के ईस्ट ओर कुछ ग्रह दिख रहा है और कुछ जो है ईस्ट ओर दिख रहा है। तो क्षुद्र ग्रह के जो किधर है, ये इस दिशा को हम मानचित्र में पश्चिम कहते हैं। तो पश्चिम दिशा, और इधर की दिशा क्या होता है, पूर्व दिशा। तो क्षुद्र ग्रह के पश्चिम दिशा में जो भी ग्रह है उसका आकार कैसा है, छोटा है और ये ठोस है। ठोस आप सभी जानते हैं जिसपे हम कदम रख सकते हैं। ओके, और क्षुद्र ग्रह के जो बाद जितने भी ग्रह हैं वह आकार में बड़े हैं और साथ ही साथ ये ठोस नहीं है बल्कि ये गैसों से बने हैं। और गैस से बने हुए ग्रहों पर आप पैर रखिएगा तो वो अंदर चला जाएगा। ओके, इतना आप समझ सकते हैं। और आकार में जो है क्षुद्र ग्रह के बाद वाले सभी आकार में क्या है, बड़े हैं और साथ ही साथ वो क्या है, दूर है। तो आपसे ये क्रम आप याद रखिएगा। क्रम याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले कौन है, बुध ग्रह, फिर कौन सा है, सेकंड नंबर में शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि ग्रह है, फिर यूरेनस है और नेपच्यून है। 2 सवाल तो आप यहीं से याद कर सकते हैं। पहला सवाल है कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वह नेपच्यून ग्रह है। तो इस प्रकार से 2 सवाल आपसे याद हो गया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। और बोलेगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में कहते हैं छल्ला। तो छल्ला किस ग्रह के चारों ओर देखने को मिलता है, तो वह शनि ग्रह के आसपास छल्ला देखने को मिलता है। पृथ्वी का आकार आप देख सकते हैं, ये ब्लू रंगों में दिख रहा है, तो बोलेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी। और इसी प्रकार से मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसे लगता है 365 दिन या तो लगता है 366 दिन। वैसे या तो 365 या 366 नहीं लगता है, 365 दिन और इसे 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, और ये अपने में कितना में घूमता है, अपना एक चक्कर लगाता है कितने समय में, तो 24 घंटा में ये अपना एक चक्कर लगा लेता है। इन सभी चीजों को आगे डिटेल से समझते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। आइए पहले मैं आपको 2 चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहला जो चीज है उसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं और हम हिंदी में उसे कहते हैं घूर्णन। और दूसरा चीज है रिवोल्यूशन इंग्लिश में, और हिंदी में उन्हें हम कहते हैं परिक्रमण। तो ये दोनों ही चीजें क्या है पहले समझिए। आप देखिए यहाँ पर बीच में अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, सभी ग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य, माफ कीजिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। और साथ ही साथ वह अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है, घूम रही है। जिस प्रकार से लट्टू अपने अक्ष पर घूमती है उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये जो घूमने का काम है अपने अक्ष पर, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। रोटेशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन। यानी कि पृथ्वी दो तरह की गति कर रही है। पहला, ये अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है, फिर सूर्य के चारों ओर भी क्या कर रही है, घूम रही है। और सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ओके, तो पूछेगा ग्रह कितने प्रकार की गति करती है, 2 प्रकार का, एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। तो पृथ्वी को सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं।
ओके, एक चक्कर पूरा करने में, और साथ ही साथ अपना एक चक्कर लगाने में यानी कि अपने खुद में घूमने में उसे कितना घंटा लगता है, 24 घंटे लगता है। इसीलिए 24 घंटे में हमारे पास क्या हो जाता है, दिन और रात हो जाता है। जैसे ही पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, तो एक भाग में क्या हो जाता है, रात होता है, और दूसरे भाग में क्या रहता है, दिन रहता है। और जैसे ही पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो रात वाला भाग सूरज के सामने हो जाता है और दिन वाला भाग जो है सूरज के पीछे चला जाता है। तो दिन वाले भाग में हो जाता है रात और रात वाले भाग में क्या जाता है, दिन हो जाता है, और इस तरह से पलटते रहता है। तो उम्मीद है आपको ये रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी या बाकी सारे ग्रह कितने समय में घूर्णन और परिक्रमण को पूरा करती है। तो ग्रह तो हम लोग देख चुके हैं, आइए विभिन्न ग्रहों के विषय में पढ़ते हैं। नंबर 1 में है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। जिस प्रकार से यहाँ पर नंबर लिखा गया है, सूर्य से दूरी भी उनका उसी अनुसार है, यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी चारों ग्रह हैं ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के ये बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और साथ ही साथ ये चट्टानों से बने हैं, यानी कि ये किस प्रकार का है, ये ठोस है। और जो भी सूर्य के नजदीक है और जो चट्टान से बने हैं उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। तो आपसे पूछा जाएगा आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 आंतरिक ग्रह है। कौन कौन सा है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। अब इसमें क्या खासियत है, खासियत ये है कि ये सूर्य के बहुत ही नजदीक है और साथ ही साथ ये चट्टानों से बने हैं, यानी कि ये किस प्रकार से है, ठोस है। अब सबसे पहला ग्रह लेते हैं बुध। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसे परिक्रमा करने में कम समय लगता है। यह मात्र 88 दिन में सूरज का एक परिक्रमा लगा देता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर मात्र 88 दिन में घूम लेता है। और अगर अपने अक्ष पर घूमने की बात करें, यानी कि लट्टू जैसा घूमने की अगर बात करें, तो ये मात्र 59 दिन लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा है। पृथ्वी केवल 1 दिन लेता है और ये कितने दिन लेता है, 59 दिन लेता है। इसका मतलब है कि ये इसका जो घूमने की गति है वो थोड़ा सा क्या है, कम है, यानी कि धीरे घूम रहा है। उसी प्रकार से अगला जो ग्रह है शुक्र लेते हैं, तो सूर्य के चारों ओर इसे एक परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है, और ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 243 दिन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 243 दिन में यहाँ पर दिन और रात होता है। जब भी हम घूर्णन की बात कर रहे हैं तो आप समझिएगा इसमें 243 दिन में इसमें दिन और रात होता है। उसी प्रकार से बुध ग्रह में 59 दिन में एक बार दिन होगा और एक बार क्या होगा, रात होगा। अब लेते हैं पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी हम सभी जानते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना, लगभग ये 365 दिन लेता है, लेकिन ये 365 दिन 6 घंटा लेता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जब मैं आपको लीप ईयर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि लीप ईयर में 365 दिन 6 घंटे ही लेते हैं, लेकिन आप जनरली आप इसे 365 दिन बोल सकते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने में मात्र और मात्र कितना दिन लेता है, ये 1 दिन का ही समय लेता है, जो क्या है, थोड़ा अच्छा है, ताकि हमें दिन और रात जल्दी देखने को मिलता है। अच्छा, पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा भी है और उसका नाम भी चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा की संख्या कितना है, 1 है। अगला पढ़ते हैं मंगल ग्रह के विषय में। तो मंगल ग्रह जो है एक परिक्रमा लगाने में तो कितना समय लगता है, 687 दिन का समय लेता है। तो हमारा कितना है, 365 और इनका है 687, तो लगभग डबल के बराबर है। और अपने अक्ष में कितने समय में घूमता है, 1 दिन में ये अपने अक्ष पर क्या कर लेता है, घूम लेता है। और इसीलिए हम पृथ्वी के बाद कोई दूसरा ग्रह जहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं वह कौन है, मंगल ग्रह। और इसीलिए मंगल ग्रह क्योंकि यहाँ पर भी 1 दिन का दिन और रात होता है। हालांकि इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है, हमारे पास चंद्रमा 1 है, और मंगल ग्रह पास कितने चंद्रमा है, 2 चंद्रमा है। तो ये हो गया आंतरिक ग्रह के विषय में 4 ग्रह। अब आइए हम लोग बाह्य ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। तो बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं, जिसमें से पहला जो है वह बृहस्पति ग्रह है, दूसरा है शनि ग्रह, तीसरा है यूरेनस और चौथा है अपना नेपच्यून। तो इस प्रकार से 4 ग्रह इसमें भी है, और इन सभी ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों, कारण है कि ये सूर्य से बहुत ही ज्यादा दूर है, आकार में बहुत ही बड़े हैं, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। तरल क्या होता है, देखिए जो गैस होता है, गैस तो आपको जानते हैं, और गैस और जो द्रव्य है उन दोनों को मिला करके तरल बोला जाता है विज्ञान में। तो ये गैस से बने या तो तरल पदार्थों से बने हुए हैं, और इस प्रकार से इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में सबसे पहला जो ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के चारों ओर इसे एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, 11 साल का समय लगता है, 11 महीने, जो लगभग 12 साल के बराबर है।
और अपने अक्ष में मात्र 9 घंटे 56 मिनट में क्या कर लेते हैं, घूम लेते हैं। यानी कि यहाँ पर दिन और रात 9 घंटे में ही हो जाता है। और चंद्रमा की संख्या कितने हैं, इसके पास 53 चंद्रमा है और आकार में भी ये पृथ्वी से बड़ा है। दूसरा है शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 29 साल और 5 महीने का समय लगता है, जो लगभग 29.5 साल के बराबर है। और अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटे 40 मिनट में ये घूम लेते हैं। यानी कि यहाँ पर 10 घंटे 40 मिनट में दिन और रात हो जाते हैं। इनके पास चंद्रमा कितना है, लगभग इनके पास 53 यानी कि 53 चंद्रमा मौजूद है। अब आइए हम लोग यूरेनस और नेपच्यून के विषय में पढ़ते हैं। तो यूरेनस की अगर बात करें तो सूर्य को और चारों ओर एक परिक्रमा करने में इन्हें समय लगता है 84 साल का समय लगता है। और इतने साल में तो पृथ्वी पर एक आदमी बुढ़ा हो जाएगा। और अपने अक्ष पर घूमने में इसे मात्र 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। यानी कि ये पृथ्वी से अधिक तेजी से घूमता है, इसलिए जल्दी ही दिन रात हो जाता है। इनके पास चंद्रमा लगभग इनके पास 27 चंद्रमा मौजूद है। अब आता है नेपच्यून के विषय में। तो सूर्य के चारों ओर इन्हें एक परिक्रमा करने में 164 साल का समय लगता है, जो सबसे अधिक है मेरे ख्याल से, ओके, अभी तक में। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में मात्र 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। और इनके पास चंद्रमा की संख्या कितना है, 13 है। तो सबसे अधिक समय कौन ले रहा था, नेपच्यून। इसका कारण भी है कि ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी में है, तो इसे चक्कर लगाने में भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और सबसे कम समय में दिन रात किस में हो रहा था, तो सबसे कम समय में बृहस्पति में दिन और रात हो रहा था, मात्र 9 घंटे में हो रहा था। और इसे क्या पता चलता है कि जो बृहस्पति है वो अत्यधिक तेजी से घूमता है। तो ये हमने बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों के विषय में पढ़ लिए। अब आइए हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंस जो है ग्रहों के विषय में पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अब हमारे सामने पहला सवाल दिया गया है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो लिखेंगे सूर्य और 8 ग्रह, इन 8 ग्रहों के विषय में पढ़ा चुके हैं। और इसमें कुछ उपग्रह भी मौजूद है। और बाकी सारे जो खगोलीय पिंड है जिसे हम रात में देखते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, इन सभी को जब मिला देते हैं तो जो चीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। और ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को हम सामान्य भाषा में सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो सौरमंडल और सौर परिवार दोनों ही एक ही चीज है। और इसका मुखिया कौन है, सूर्य जो है वो सौरमंडल का मुखिया है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लाइन जो पूरा लिखा गया है, ये सौरमंडल की परिभाषा लिखा गया है। आप इसे आसानी से कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। तो सौरमंडल हम लोग पढ़ लिए। अब आइए सूर्य के विषय में पढ़ते हैं, सूर्य क्या है। तो चलिए सूर्य के विषय में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र में स्थित है, यानी कि बीच में है, सभी जानते हैं। बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। आकार में बहुत ही बड़े हैं और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांध के रखता है। खिंचाव बल यानी कि सूर्य के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी इसमें भी बहुत बड़ा खिंचाव बल होगा, जिसके चलते यह क्या कर रहा है, इसके पास इतना ज्यादा बल है कि ये बाकी सारे 8 ग्रहों को क्या कर रहा है, अपने एक ऐसा समझिए कि एक रस्सी से खींच रहा है। आप एक काम कीजिए, एक रस्सी में पत्थर बांध दीजिए और फिर उसके क्या कीजिए, जोर से ऊपर में घुमाइए। तो जिस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, रस्सी में बल लगा रहे हैं और वो पत्थर क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसी प्रकार से आप समझिए कि यहाँ पर रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा फोर्स है, बल है, जो क्या कर रहा है, बाकी सारे ग्रहों को क्या कर रहा है, एक फिक्स पाथ पे क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ओके, तो ये खिंचाव बल क्या करता है, सौरमंडल को बांध के रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मान लेते हैं कि दुनिया में सूर्य नहीं होता तो क्या होता है। तो बउआ आपको ना ही प्रकाश मिल पाता और ना ही हमें ऊष्मा मिल पाता, क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या था, सूर्य। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम लोग तो बिजली बना चुके हैं तो हमें ऊष्मा मिल जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग लकड़ी से भी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो बउआ ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, जब तक सूर्य रहेगा तभी तक, क्योंकि सूर्य के नहीं रहने से आपका ये लकड़ी भी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे सारे मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, तो ये रहने लायक धरती नहीं रहेगा। अब आगे देख सकते हैं, और देखिए इतना अत्यधिक तेज, बहुत अत्यधिक तेज ऊष्मा निकलता है और हम इसे महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक नहीं है, और साथ ही साथ ये कितना है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसीलिए हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये था सूर्य के विषय में। अब हम लोग ग्रहों के विषय में पढ़ते हैं। तो ग्रह के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और अपना क्या है, नेपच्यून। और इसे याद करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया है, तो आप इस ट्रिक की मदद से आप इसे याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट
मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया जिसमें M फॉर क्या हो गया मरकरी, B फॉर वेनस और E फॉर हो गया अर्थ और M फॉर हो गया मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न हो गया, U फॉर यूरेनस और N फॉर क्या हो गया नेपच्यून। तो इस प्रकार से ग्रह है। वैसे अगर आप 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको ये ट्रिक वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगा, आप इसे याद कर सकते हैं, आसानी से आप याद हो जाएगा। अब एक और शब्द यहाँ पर लिखा गया कक्षा लिखा गया। तो कक्षा का मतलब क्लास नहीं होता है। आइए आपको कक्षा समझाते हैं क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यह समझा कि जो सूर्य है, 1 मिनट हम लोग उसी पेज में चल जाते हैं। तो हमने यह समझा था कि जो बाकी जितने भी ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स पाथ में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। देख सकते हैं यही क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है और इसे ही हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जिस रास्ते में बाकी सारे ग्रह जो भी बाकी ग्रह बच जाते हैं सूर्य के अलावा चक्कर लगाते हैं, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं ऑर्बिट या तो कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि सौरमंडल के जितने भी सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित पाथ में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो रास्ता है ये दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृत्त का मतलब होता है सर्कल, यानी गोल जैसा, चूड़ी जैसे आकृति, और वृत्ताकार मतलब वही पूर्ण वृत्ताकार होता है। तो वृत्त के आकार का जैसा होता है, इसमें ही चक्कर लगाते हैं और ये वृत्ताकार क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर कक्षा लिखा गया है। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितना लगता है, 88 दिन लगता है। किसको, बुध के विषय में अभी लोग पढ़ चुके हैं किसको कितना समय लगता है। और शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। कारण दीजिए, कारण इसका आकार उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पृथ्वी है। इसकी आकृति भी उसी तरह दिखाई देता है जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी दिखाई देता है। एक और चीज है, पहले हम लोग प्लूटो जो ग्रह होता है ना, प्लूटो, उसे हम लोग ग्रह कहते थे, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं कहते। कारण दीजिए। तो आइए इसके विषय में निष्कर्ष निकालते हैं। तो प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, यहाँ पर था लिख दिया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक की, कब किया था, अगस्त 2006 में किया था, और यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को हम क्या कहेंगे, बोना ग्रह कहेंगे। और इसके बोना ग्रह कहे जाने का कारण है कि ये जो है अपना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये कक्षा में चक्कर नहीं लगाते थे, ये कक्षा बदल भी देते थे, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बोना ग्रह कहते हैं। तो आपको बोलेगा एक बोना ग्रह का नाम बताइए, तो प्लूटो क्या है, एक बोना ग्रह है। और यहाँ पर एक और लिखा है सीरस, सीरस भी एक क्या है, बोना ग्रह है। और यहाँ पर UV313 लिखा है, ये भी एक बोना ग्रह का नाम है। तो इस प्रकार से ये सभी बोना ग्रह में आता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। लेकिन इससे पहले बहुत पुराने किताब में आएगा तो आपको 9 ग्रह देखने को मिलेगा। कारण यही है कि उस समय प्लूटो को भी क्या बोला जाता था, ग्रह बोला जाता था। अब आइए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के विषय में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, भू-आब है। अब ये भू-आब होता क्या है, तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है, कोई बोलता है कि संतरे के जैसा है, कोई बोलता है कि गोल है। तो गोल तो है नहीं, कारण इसका देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कहीं क्या है, पहाड़ है, कहीं पर नदी है तो कहीं गड्ढा होगा, कहीं पर झील है, झरना है, कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े इमारतें भी बनवा दिया है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो क्या ये गोल है, पूरी तरह से नहीं, ऊबड़ खाबड़ जैसी आकृति है। और इसी आकृति को हम क्या कहते हैं, भू-आब कहते हैं। और भू-आब का अगर सही मायने में अगर आप हमसे अर्थ पूछिएगा तो यहाँ पर लिखा है भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार को ही हम क्या कहते हैं, भू-आब कहते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए कि पहले हम लोग पृथ्वी की तुलना जो है संतरे से क्यों करते थे, तो इसका कारण है कि पृथ्वी जो है, जहाँ पर अपना ध्रुव है, ध्रुव किसका, इनके पास 2 गो ध्रुव है, और एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव के पास थोड़ी सी क्या है, चपटी है, जैसा हमें अनार देखने को मिलता है। अनार कैसे देखने को मिलता है, ऊपर में थोड़ा सा चपटा और नीचे भी थोड़ा सा चपटा। तो इसीलिए हम कहते थे कि पृथ्वी कैसा दिखता है, अनार के जैसा है। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे पृथ्वी का आकार कैसा है, भू-आब के जैसा है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर जीवन के लिए कहीं पर भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां का मतलब जीवन जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वह सारा चीज कहाँ पर है, केवल और केवल पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही क्या है, अत्यधिक ठंडी है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी है, हवा है, और हवा में ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
और यहाँ पर वही साफ साफ लिखा है आवश्यक गैसों जैसे कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है मौजूद है, और इन्हीं कारण से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, पृथ्वी को सौरमंडल का क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह कहते हैं। कारण इसका क्या है, कारण आपको बता ही दिए, यहाँ पर ये सारा चीज मौजूद है, जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ पर क्या है, ये ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंड है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर हवा है, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह कहते हैं। अब एक और चीज देखिए, एक और चीज यह लिखा गया है कि पृथ्वी को ना केवल अद्भुत ग्रह कहते हैं बल्कि इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, कुछ बच्चों को तो पता होगा, तो आइए आपको बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अपना पृथ्वी है और इस पृथ्वी को आप 3 भाग में बांटिए। चलिए इसे हम 3 भाग में बांट देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसका 3 भाग हो गया। तो देखिए कितना टोटल कितना है, इसका 3 भाग है, तो 3 लिखिए नीचे। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप पृथ्वी को 3 भाग में बांटिएगा तो सारा पानी जो है 2 भाग में आ जाएगा। 2 भाग में क्या आ जाएगा, पानी, और 1 भाग आपके पास धरती बचेगा। तो देखिए पानी कितने भाग में है, 2 भाग में है, तो इसे हम कहते हैं 2/3 गणित में कहते हैं। तो ये गणित है और यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो पूरा पृथ्वी है उसके 2/3 भाग जो है पानी से ढकी हुई है, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी का रंग जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, नीले रंग में दिखाई देता है। अब चंद्रमा के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रमा के विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और इस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। तो याद रखिएगा चंद्रमा को हम लोग उपग्रह भी कहते हैं। अब इसका व्यास देख लेते हैं, तो कहता है इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो आइए यहाँ पर भी थोड़ा गणित बनाते हैं। तो ये रहा पृथ्वी अपना और ये रहा चंद्रमा। तो कहता है कि पृथ्वी का जितना व्यास है, मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास क्या है, 16 है। कितना है, 16। तो कहता है कि चंद्रमा का व्यास होगा 1/4। तो चलिए 16 का 1/4 निकालते हैं। पहले 16 लिखते हैं, फिर 1/4 लिखते हैं। तो 4 का पहाड़ा 16 कटेगा 4 बार में, तो 4 एकम कितना होगा, 4, यानी कि इसका जो व्यास है वो 4 होगा। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपना पृथ्वी और चंद्रमा कितना बड़ा और छोटा है। ओके, तो इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, यानी हम लोग बोलेंगे जो पृथ्वी है वो चंद्रमा का 4 गुना है। अब ये इतना बड़ा क्यों दिखता है और सूर्य इतना छोटा क्यों दिखता है, तो कारण है कि ये जो है बाकी सारे ग्रहों की अपेक्षा ये थोड़ा नजदीक है। कितना दूर है, मात्र 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और सूरज कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर करोड़ में बात की जा रही है और ये मात्र लाख में सिमट गया, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो ये हो गया। और याद रखिएगा कि पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास उपग्रह वगैरह मौजूद है और इसी की मदद से हम लोग करते हैं। अब देखिए कुछ जो होता है मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, वैसे ये चीज़ तो लास्ट में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी सीखना पड़ेगा। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, मानव द्वारा छोड़े गए कृत्रिम पिंड को ही मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाता है। तो कक्षा आपको पता ही है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पास भी एक कक्षा है और यहाँ पर स्थापित कर देता है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यह भी क्या करता है, कृत्रिम उपग्रह यह भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भारतीय उपग्रह का नाम देख सकते हैं। इनसेट, IRS लिखा है, एड्यूसेट, ये सारा क्या है, कुछ उपग्रह है। कैसे छोड़ा जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत है और भारत से एक रॉकेट छोड़ा गया और रॉकेट आया ऊपर। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ नहीं रहता है, इसमें रहता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है तेल वगैरह लेके जाता है। जब तेल खत्म हो जाता है तो ये वाला फ्यूल टैंक छोड़ देता है और ये छूट जाता है, और जो बाकी जो सेट है जिसमें उपग्रह मौजूद है उसे आगे भेजा जाता है और आगे चल के ये खुल करके कुछ इस प्रकार से दिखता है। यही वाला है मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह भी हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि 27 दिन में ही ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इस प्रकार से इसे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर, जो चंद्रमा। और हम अभी आपको बताए थे ना कि चंद्रमा क्या करता है, अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण करता है। तो ये पृथ्वी है और ये क्या करता है, 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, यानी 27 दिन में पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और 27 दिन में वो अपने अक्ष पर क्या कर लेता है, घूम लेता है।
ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि हम पूरे चंद्रमा को एक साथ नहीं देख सकते हैं, केवल और केवल इसका एक भाग दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर हैं तो इसका एक भाग दिख रहा है आधा, ये पीछे वाला तो हम नहीं देख रहे हैं। और इसी प्रकार से जब ये घूम के इस ओर आता है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसका फिर से एक भाग देखते हैं, पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता है। अब पृथ्वी, अगर आप चंद्रमा को देखिएगा तो चंद्रमा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। और हम बहुत सारे कहानियों में भी आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर कोई बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर है ना, कुछ मैदान इलाका है, कुछ पर्वत है, कुछ गड्ढे हैं, जैसा कि हमारा पृथ्वी पर है, तो उसका छाया भी बनता होगा, और ये छाया क्या करता है, काले रंग में दिखाई देता है। तो जब पूर्णिमा का दिन होगा तब आपको चंद्रमा पर ये छाया जो है साफ साफ दिखाई देने लगता है, तो उस दिन आप छाया को देख सकते हैं। अब आइए क्षुद्र ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं, ये सब चीज तो पढ़ लेना। तारा जैसे कि सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है, और अभी आपको उपग्रह पढ़ा है जैसे कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। इसके अलावे भी कुछ छोटे छोटे जो है छोटे पिंड है, जो असंख्य है, असंख्य मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो सूर्य के चारों ओर यह भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और अगर आप देखिएगा सौरमंडल का मानचित्र देखिएगा तो उसमें मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको बहुत सारे जो है क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे, तो इन्हें हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी कहते हैं। ओके, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी को हम लोग देख लिए थे। अब सवाल है कि ये क्षुद्र ग्रह है क्या। तो कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है वह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट यानी कि किसी प्रकार से धमाका हुआ होगा, और पृथ्वी, माफ कीजिए, ग्रह का एक भाग जो है टूट गया, और टूटने के बाद वो उस भाग में चला गया, और वहां से फिर वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्षुद्र ग्रह के बाद अब आइए पढ़ते हैं उल्का पिंड के विषय में। तो उल्का पिंड हम सभी जानते हैं कि कभी कभी न्यूज में भी आता है कि पृथ्वी पर उल्का पिंड आ रहा है, तो ये क्या होता है। तो आइए उल्का पिंड को देखते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर, एक मिनट मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, माउस गिर गया है। तो वही लिखा है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। जो ये वाला है ना क्षुद्र ग्रह, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और जो उल्का पिंड है ये क्षुद्र ग्रह से थोड़ा क्या है, छोटा है। अब समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या होता है। तो कभी कभी ये उल्का पिंड क्या होता है, पृथ्वी की ओर इतनी तेजी से आते हैं कि ये प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो इतनी तेजी से आता है कि लगता है कि पृथ्वी पर गिर जाएगा। लेकिन बउआ, हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके पास एक हवा का कवच है। तो जब वो उल्का पिंड इस हवा में घुसता है तो हवा में इतना तेजी से घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण ये गर्म होने लगता है, और गर्म होकर के गर्मी के कारण इसमें आग लगता है, तो ये जल जाता है। जलते ये जल के ये कभी कभी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब जलता है तो हमें बहुत ही चमकदार क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, और इसे हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो कभी कभी जो है उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। तो मान लेते हैं कि जब ये पूरी तरह से नहीं जला है, जल के तो राख हो गया, लेकिन अगर कभी कभी बिना जले गिर जाता है तो ये धरातल पर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। अब आइए एक और पॉइंट पढ़ते हैं, और वह है आकाशगंगा क्या होता है। तो आकाशगंगा कुछ नहीं है, लाखों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर गंगा शब्द क्यों आ गया। तो आइए हम लोग बताते हैं गंगा क्यों कहते हैं। देखिए, अगर आप प्राचीन भारत में थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा तो यहाँ पर आकाश में जो तारे हैं ना, इसे एक बहती नदी से कल्पना की गई थी, और वह भी किसकी, प्रकाश की बहती नदी। यानी कि जो बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे हैं उनको हमारे प्राचीन भारत में कहा जाता था कि ये क्या है, ये प्रकाश की नदी है जो क्या कर रही है, बह रही है। और ये बड़ी नदी से इसकी तुलना करने के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा रख दिया। तो इस प्रकार से आकाश गंगा कुछ नहीं है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं, गैस हैं। अब इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये जो आकाशगंगा, ये हो गया आकाशगंगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आकाशगंगा। और इसमें क्या क्या है, इसमें करोड़ों तारे हैं, इसमें बादल हैं, और क्या, ढेर सारे गैस हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा आकाशगंगा। अब कहता है कि ये आकाशगंगा 1 लाख ले लीजिए। ये जो आकाशगंगा आपको दिख रहा है ये एक नहीं बल्कि 1 लाख आकाशगंगा ले लीजिए। एक आकाशगंगा में तो करोड़ों तारे हैं, बादल है, ये सब तो ही है। साथ ही साथ ऐसा करोड़ों तारों वाला 1 लाख को जब आपके पास हो जाएगा तो जो चीज बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आकाश गंगाएं समझ में आ गया होगा। ढेर सारी आकाश गंगाएं नहीं बल्कि लाखों आकाश गंगाएं मिल करके क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है। और आकाश गंगा किससे बनता है, करोड़ों करोड़ों तारे, बादल, गैस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आकाश गंगा। और फिर ऐसे ऐसे लाखों जो है आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड इतना अधिक बड़ा है, इतना अधिक बड़ा है कि इसकी कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और हम भी क्या है, हम भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और इस ब्रह्मांड को पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसमें दो और चीजें पढ़ने के लिए है। सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया, तो वो फैक्ट्स हमें पढ़ना है। और दूसरा है इसका क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स के विषय में। तो चलिए पहले फैक्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फैक्ट लिखा होगा, क्या आप जानते हैं? तो चलिए यहाँ पर लिखा है कुछ रोचक तथ्य। तो ये रोचक तथ्य पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, बृहस्पति के पास भी छल्ले हैं, शनि ग्रह के पास भी छल्ले। अभी आपको बताया था शनि ग्रह के पास क्या रिंग है। शनि ग्रह अगर आप देखिएगा तो उसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा, एक रिंग देखने को मिलेगा। इसी को यहाँ पर छल्ला बोला गया। लेकिन ना केवल ये शनि ग्रह के पास बल्कि बृहस्पति के पास, शनि ग्रह के पास और यूरेनस के पास है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर तीनों के पास है तो हमारा जो मैप है, मानचित्र है, उसमें केवल शनि ग्रह के पास क्यों दिखाया गया? क्योंकि जो शनि ग्रह है उसके पास ज़्यादा बड़ा छल्ला है और बाकी सबके पास क्या है, छोटा छोटा छल्ला है, इसलिए नहीं दिखाया गया है मैप में। अब कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या आप जानते हैं? तो क्या लिखा हुआ है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। यानी कि पुराना जो पौराणिक कहानी हुआ, अभी रोमन का पढ़िएगा, रोमन साम्राज्य का, तो वहां पर आपको एक शब्द मिलेगा सोल। तो सोल किसको कहा जाता था, सूर्य को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर जो भी चीज रहेगा उसका मतलब हो गया सूर्य से संबंधित। अगर हम बोले सौर मंडल तो ये सूर्य से संबंधित है। अगर बोले सोलर तो वह भी कैसे है, सौर, जैसे सौर ऊर्जा तो किससे संबंधित है, ये सूर्य से संबंधित है। यानी सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो विद्युत मिलेगा। तो जहां पर भी सौर लग गया तो समझ लेना वहां सूर्य की बात जरूर से जरूर होगी। ओके, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक शब्द आप लिखने की कोशिश बोल रहा है करने के लिए, तो आप एक दो शब्द लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द का है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जियोग्राफी है अंग्रेजी का, लेकिन लिया किससे है, ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है वह जियो और दूसरा जो शब्द है वह ग्राफिया। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यानी कि पृथ्वी पर लिखना या पृथ्वी के बारे पर लिखना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ और शब्द लिखा है, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापना, और जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी का आकार का अनुरूप। तो ये कुछ शब्द है। अब कुछ और क्या आप जानते हैं लिखा गया है, तो लिखा है क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। यानी कि रात को आसमान देखता है तो मनुष्य जो है हमेशा ये सोचते रहता है क्या है नहीं है इसके विषय में, तो मोहित होता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। तो ये देख देख करके जो उनके विषय में बोलता है उन्हें क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री का मतलब होता है खगोलीय पिंड, यानी कि रात को आकाश में जो भी चीजें हमें दिख रहा है उसके विषय में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके विषय में लिख रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। तो खगोल शास्त्री खगोलीय पिंड का अध्ययन करने वाला। आर्यभट्ट नाम लिखा हुआ है, ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित यानी जितने भी ग्रह हैं और जो चंद्रमा है वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश निकला चंद्रमा पर पड़ा तभी हमको चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत दिख रहा है, नहीं तो वो नहीं दिखता। और भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो अभी खोजना बाकी है। एक यहाँ पर क्या आप जानते लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी जो प्रकाश है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर अगर आ रहा है तो उसे कितना स्पीड से आ रहा है, तो
तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है सूर्य का प्रकाश। फिर भी इसे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। और भी लिखा है, देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी कि पहला वो कौन सा आदमी है जिसने चंद्रमा पर कदम रखा? तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका का नाम है। और ये कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। और भारतीय भी चंद्रमा पर अभी तक तो गए नहीं है, तो भारतीय का नाम तो आएगा नहीं। अगला लिखते हैं। अगला उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह हम आपको बता दिए थे। उपग्रह जो है एक ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार से जो सूर्य है वह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और यहाँ पर ही क्या होता है, हमारा जो तथ्य है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद एक भी तथ्य नहीं दिया गया। अब जो चीज़ है वह है सवाल जवाब। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको सवाल जवाब भी बताने वाला हूँ। तो आइए सवाल जवाब पर आते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह के पास खुद का ऊष्मा नहीं होता है, ना ही खुद का प्रकाश होता है, जबकि तारों के पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ग्रह जो है मेनली वो ठोस होते हैं और इसमें जो तारे होते हैं उनके पास गैस अधिक मात्रा में होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सभी 8 ग्रह और सूर्य को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखें। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार आपको ग्रह का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा ग्रह है। तो आइए मैप में देख लेते हैं हम लोग। पीछे आते हैं। वैसे यहाँ पर एक वो ट्रिक दिया था, इस ट्रिक से भी याद रख सकते थे। पहले यहाँ MVEMJSUN, ओके ना, ये था। ओके, आपको बुक में दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध है, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, मंगल के बाद आता है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह, और शनि ग्रह के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद होता है नेपच्यून। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह है। 8 ग्रह को सूरज की दूरी के अनुसार आपको क्या करना है? सजाना था। तो 3 सवाल हम लोग पढ़ लिए। चौथा लिखते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के पास ही जल है, हवा है और यहाँ पर जीने का अनुकूल परिस्थिति है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमेशा चंद्रमा के एक भाग पर ही प्रकाश पड़ता है और इसीलिए हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं। तो ये पृथ्वी है और यहाँ पर मान लेते हैं कि सूरज है। तो सूरज से केवल इस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक भाग पर। और दूसरा कारण इसका एक और है कि चंद्रमा इतना बड़ा है कि हम अगर इस चंद्रमा पर पहुंच भी जाएंगे तब भी इसका पूरा भाग देख नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आपके हाथ में एक गेंद है तो आप इसके पूरे भाग को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अगर आप एक साइड से देखिएगा तो केवल एक भाग ही दिखाई देगा, पीछे वाला भाग आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार से चंद्रमा के साथ भी होता है। अब अगला लिखा है ब्रह्मांड क्या है? तो हम लोग लिखेंगे कि लाखों करोड़ों तारों, बादलों और जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसे लाखों लाखों आकाशगंगा, एक गंगा को समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये हमने आपको ब्रह्मांड के विषय में पढ़ा दिया। अब लिखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं। कारण बताए थे कि इसका आकार बिल्कुल सेम है जिस प्रकार से पृथ्वी का है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। आपको पता है, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। अगले लिखा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार है, हम सभी देखें। ठीक है, आयताकार तो है नहीं। ध्रुव तारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है ध्रुव तारा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया आंसर। तो ये लास्ट में आता है खाली स्थान भरने वाला। वो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला कम से कम कर लीजिएगा। तो ये मैं स्किप कर देता हूँ, आप इसे भरिए, आसान है मेरे ख्याल से, आप इसे भर सकते हैं। एक बार आप किताब पढ़िएगा तो अभी आप इसे आसानी से भर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला वीडियो। उम्मीद है आपको ये पहला ज्योग्राफी का वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। मैं जस्ट इसका जो बाकी सारा जो चैप्टर्स है उसे जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा टारगेट है जल्दी से जल्दी आपका ज्योग्राफी कंप्लीट कराने का।
एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, इस चैप्टर में जिस चीज़ की कमी थी वह यह थी कि बाकी सारे ग्रहों के विषय में डिटेल से नहीं लिखा गया है, जैसे कि पृथ्वी के विषय में लिखा गया। तो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे ग्रहों की कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ाऊंगा, जैसे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और शनि ग्रह के पास छल्ला है। तो ये सारा चीज़ क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जल्दी ही मैं इसका एक पार्ट 2 लेकर आऊँगा, या फिर हम एक स्पेशल ग्रह वाला वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया, और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।